जितना अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखें, इसको जस्ट पॉइंटिंग कर देते हैं। ऐसा था, रेजिस्टेंस इज और रेजिस्टेंस of a wire is the opposition to flow of current through it। ये हम लोग देख चुके हैं। फिर क्या देखे हम लोग? the opposition to flow of current basically depends on लास्ट क्लास देख चुके हैं, number of collisions met by external electron while passing through the wire, which again depends on length and cross sectional area of wire। ये हम लोग देख चुके हैं। दूसरा क्या देखे थे? दूसरा ये देखे थे बी में, the binding force between the nucleus and orbital 3 electron or orbital electron। ये हम लोग देखे थे। The opposition to flow of current basically depends on A, ये हुआ, B हुआ, ये। The nature of material which decides the energy loss by external electron in each collision is called resistivity। हर कोलिजन में कितना एनर्जी लॉस हो गया? अगर आप जोर से दौड़ के जा रहे थे, किसी एक हल्के फुल्के चीज के साथ टकराए तो वो फेंका गया, आपका काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आया। अगर वो फेंका नहीं गया, वो जोर से बंधा हुआ था किसी के साथ, आपका एनर्जी लॉस हो गया। वो जो आपका एनर्जी लॉस हुआ, दैट विल बी डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। इसलिए जब किसी रेजिस्टिव वायर से करंट फ्लो करता है, उसमें हीट जनरेट होता है। एनर्जी तो कंजर्व है, हीट जनरेट होता है। हम लोग हीट जनरेशन पे नहीं जा रहे, हम लोग क्या देख रहे हैं? वो प्रॉपर्टी मटेरियल का जो डिसाइड करता है कि जब कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा तो कितना एनर्जी लॉस करेगा। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अगर फोर्स तगड़ा है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन टकराने से बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। फोर्स इज वेरी वीक, बाहर का इलेक्ट्रॉन टकराएगा लेकिन कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, है ना। तो अकॉर्डिंगली जो जिसमें ज्यादा एनर्जी लॉस होता है उसको हम हाई रेजिस्टिव वायर कहेंगे, जिसमें कम एनर्जी लॉस होता है उसको लो रेजिस्टिव वायर और ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। Combining statement number 1 and 2, we have seen that resistance is equal to rho L by A.
ये हम लोग प्रीवियस क्लास सारा कुछ देख चुके हैं। रो इज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, L is length of conductor, A is cross sectional area. Perpendicular to direction of flow of current. और यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ आर इज ओम, ठीक है ना, OHM, इसको OHM लिखते हैं और ऐसे OHM भी लिख सकते हो। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू AR/L, AR/L मतलब मीटर स्क्वायर, R हो गया ओम भाई L हो गया मीटर, तो कितना हो गया? ओम मीटर। ये हम लोग देख चुके हैं। इससे हमें कुछ चीजें समझ में आ रहा है कि किसी एक वायर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसका लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना मोटा है या पतला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोटा वायर में कम रेजिस्टेंस होगा, पतला वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और मटेरियल का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ क्वांटिटी है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो क्या है? इसको आज हम लोग देखेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट को खत्म करेंगे तो सारा न्यूमेरिकल को एक साथ करने में मजा आएगा, ठीक है? तो अब देखेंगे कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल चेंजेस विथ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है? हाँ, तो क्या लिखेंगे? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस with variation of temperature। कैसे होता है ये वेरिएशन? चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस क्यों बदलता है? आपके पास एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होगा। कोई एक मटेरियल को, किसी एक वायर को अगर गर्म करेंगे तो उसका लेंथ तो बढ़ेगा, है ना? कोई चीज को गर्म करने से वो एक्सपांड हो जाता है, तो लेंथ बदलेगा, एरिया बदलेगा। बट यू विल सी ड्यू टू द चेंज इन लेंथ एंड एरिया द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर यू विल फाइंड लेंथ एंड एरिया में इतना कम चेंज इन टेम्परेचर चेंज आएगा कि मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, तो लेंथ और एरिया में इतना कम चेंज आएगा कि इसके चलते रेजिस्टेंस में जो बदलाव आएगा उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस फिर क्यों बदलेगा? चलो देखते हैं क्या होता है जब किसी एक मटेरियल का टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। थिंक ऑफ ए मटेरियल, और इसके अंदर ये मान लो कोई एक एटम है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो घूम रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, that thermal energy you are supplying heat to it, that thermal energy in terms of photons, these are called thermal photons, thermal energy is absorbed by the orbital electron। ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को absorb करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी absorb करेगा वो क्या करेगा? जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा। When the electron absorbs energy, it jumps to the higher orbit। क्योंकि आप जितने दूर दूर ऑर्बिट में जाओगे उतने ज्यादा एनर्जी होता है, पास में एनर्जी कम होता है। आप जानते हो एनर्जी इज ऑलवेज इन नेगेटिव टर्म, ठीक है ना? फॉर हाइड्रोजन इट इज -13.6 एट द फर्स्ट ऑर्बिट, एट एनी nth ऑर्बिट इट इज -13.6 बाई n स्क्वायर। मतलब दूर दूर जाओगे तो एनर्जी बढ़ते जाता है, बहुत दूर जाओगे एनर्जी विद द इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब वो फ्री हो गया न्यूक्लियस की चुंबल से।
अभी जैसे आप इसको एनर्जी दिए वो जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया। सोचा कि मेरा अभी तो पैसा ज्यादा है, ये वाला कॉलोनी में मैं क्यों रहूं, ये वाला कॉलोनी में जहां पर अमीर लोग रहते हैं वहां पर रहने के लिए आ गया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी एक ऑर्बिट में किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए इट मस्ट सैटिस्फाई सर्टेन प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड बोर्स प्रिंसिपल। क्या कहता है? द एंगुलर मोमेंटम of the electron should be a whole number multiple of h by 2 pi, ऐसे करके बोर्स प्रिंसिपल कहता है। आप लोग केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े पढ़े होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा, आ तो गया, लेकिन इनके साथ रहना उसके लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम इसके साथ मैच नहीं करेगा। अब एंगुलर मोमेंटम मैच नहीं करने से क्या होगा, वहां से फिर से वो वापस आ जाएगा। जब वापस आ जाएगा इट विल गिव बैक द एनर्जी। लेकिन आप अगर इसको कंटिन्यूअसली गर्म कर रहे हो तो हीट एनर्जी फिर से लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नहीं रह पाएगा, वापस आएगा। सो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में वो ऑसिलेट करता रहेगा। ये जो हीट खाने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल एजिटेशन, ये एजिटेटेड हो गया है, थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हीट खा के ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। इसी के चलते रेजिस्टेंस बदलता है। कैसे बदलता है पहले देखेंगे, लेकिन पहले ये चीज को हम लोग नोट करेंगे। जब ये थर्मल एजिटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हुआ, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स था वो फोर्स भी तो बदलने लगा। दूर हो गया तो फोर्स कम हो गया, पास आ गया तो फोर्स ज्यादा हो गया, फोर्स बदल रहा। और ये फोर्स किसको डिसाइड करता था? रेजिस्टिविटी। तो आप क्या कहेंगे? बाय चेंजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी चेंजेस, नॉट लेंथ एंड एरिया। ये चेंज होते हैं, नो डाउट, ये दोनों चेंज होते हैं, लेकिन इनका चेंज तो नेग्लिजिबली स्मॉल है। ठीक है, अगर कोई एक 1 मीटर लंबा कपर वायर है, 1 मीटर लंबा कपर वायर है, और अगर रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा कुछ 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे, उसमें कितना लेंथ चेंज आएगा मालूम है? हार्डली 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर। लेंथ का जो चेंज है, एरिया का जो चेंज है, वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। वैसे तो रेजिस्टेंस, हम छोटा सा एक वायर का लेंगे, रेजिस्टेंस निकालने को रजिस्टर है इसे, इसमें कितना चेंजेस आएगा? सो चेंज इन लेंथ एंड एरिया कैन बी इग्नोर्ड। It is what is they are changing exactly? The electrons are undergoing thermal agitation, so resistivity changes. कोई आपको पूछेगा कि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है, क्यों बदलता है? Don't say it is because of length and area. It is because of change in resistivity of the material. समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमको समझ में आया उसको हम लोग लिखेंगे। With increase in temperature, the orbital electrons jump to electrons absorb the thermal photon and jump to higher excited states, this state being an unstable state for them. They come back again to ground state, and thus keep oscillating between excited state and ground state. Due to
this thermal agitation, due to this thermal agitation of electrons, agitation of electrons, what you find? The resistivity changes, causing change in resistance. तो दो चीज हुआ, एक हुआ ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन resistivity changes, due to change in resistivity the resistance changes. Remember, कोई पूछेगा with increasing temperature why resistance of a material changes? Because the resistivity changes. resistivity बदलेगा तो resistance बदलेगा, ठीक है। तो आप में से कोई दोबारा पूछना चाहता है कि why with thermal agitation resistivity changes? हम बताए थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या हुआ? The electron is going to the higher orbit, coming back, going again, coming. It is oscillating. Here is the nucleus. When the electron was here, there was some force of attraction. And when the electron is here, there is some different force of attraction. The force between electron and nucleus is changing. तो इलेक्ट्रॉन कितने जोर से बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, वही तो डिसाइड कर रहा था कि बाहर का इलेक्ट्रॉन धक्का देगा तो अपना कितना एनर्जी खोएगा, है कि नहीं? एंड दैट नेचर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो जैसे ये फोर्स बदल रहा है तो रेजिस्टिविटी बदल रहा है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कोई अगर आपको ब्रीफली पूछेगा कि बताओ भैया ये टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है क्या? हाँ बदलता है। क्यों बदलता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो थर्मल एजिटेशन। उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे रेजिस्टिविटी बदल जाता है। क्या लेंथ और एरिया नहीं बदलता है? बदलता है, लेकिन उसके लिए जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टिविटी द चेंज इन रेजिस्टेंस इज मच मोर। तो थोड़ा सा भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ा देंगे किसी मटेरियल का टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज आता है। आप देखोगे मेनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जिसको मेड इन कोरिया, मेड इन जापान ऐसे करके कंट्री में बन के आता है, वहां पर वो सब चीजें ठीक ठाक चलते हैं क्योंकि दे आर ऑल कोल्ड कंट्रीज। जब उनको हम इंपोर्ट करके इंडिया में ले आते हैं, इधर तो गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, वो सारे माल फंक्शन करना शुरू करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, आप लोग उसको कंप्यूटर रखना है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक लैब है, तो आप एसी लगा के रखो ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, नहीं तो सारा चीज माल फंक्शनिंग करना शुरू कर देंगे। आप अगर अपना कंप्यूटर को पूरा का पूरा धूप में रख दोगे और करने लगोगे, काम करने लगोगे, कुछ दिन बाद देखो वो तो गया, क्योंकि सारे कंपोनेंट जो है माल फंक्शन करना शुरू कर देंगे। रिमेंबर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट हाई वोल्टेज, इट इज नॉट हाई करंट। द ओनली लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज टेम्परेचर। इफ यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ए मशीन तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा वोल्टेज या करंट अप्लाई करो वो जल जाता है। अगर उसको जलने नहीं दोगे, ठंडा रखोगे तो काम बन गया। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो, इतना छोटा सा ट्रांसफार्मर में से हम ये पूरा टाउन को पावर सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर उतना ज्यादा करंट पावर को उसके अंदर से पंप करने की कोशिश करेंगे तो इतना गर्म होगा कि जल जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर को हम मेंटेन करके रखेंगे तो ऑब्वियसली छोटा सा ट्रांसफार्मर से सारा काम बन जाएगा। सो टेम्परेचर इज द बिगेस्ट लिमिटेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर अगर आप कंज्यूम करना शुरू करोगे, वोल्टेज या करंट अप्लाई करना शुरू करोगे, तो चीज क्या होता है? जल जाता है। जल जाता है मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो जल जाता है। ठीक है, तो क्या देखे हम लोग? वेरियस थर्मल फोटोन का मतलब हुआ बेटा ऐसा है कि आप लोग रेडिएशन क्या है नहीं जानते हो। हर एक बॉडी का हर एक टेम्परेचर में थर्मल रेडिएशंस निकल रहे हैं। वो थर्मल रेडिएशंस क्या है? जैसे कोई हॉट बॉडी है तो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करके आता है तो रास्ते में वो एक फोटोन छोड़ता है।
अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन हुआ, एक एनर्जी पैकेट छोड़ेगा, जितना एनर्जी लेके गया था उतना एनर्जी को छोड़ेगा तो वापस आएगा। क्योंकि यहाँ पर इसको कुछ एनर्जी मिल गया, सोचा कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया, इन लोगों के साथ मिलकर रहूंगा, वहां पर गया, देखा कि ये रह नहीं सकता इन लोगों के साथ, इन लोग पहले से है स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये वापस आया। आते वक्त सोचा कि ये पैसा किस काम का, जब वहां पर रहने नहीं देता है तो फिर वो छोड़ देता है उस पैसे। समझ में आया ना? दैट फोटोन इज लेफ्ट, दैट इज एनर्जी पैकेट, दैट इज एनर्जी पैकेट। ऐसे हर एक बॉडी का, हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक टेम्परेचर में ऑसिलेट कर रहे हैं और दे आर कंटिन्यूअसली गिविंग एनर्जी। ठीक है, जैसे आप मत सोचो कि खाली रेड हॉट कोई आयरन बॉडी से ही आपका थर्मल रेडिएशन निकलेंगे, इवन आइस से भी थर्मल रेडिएशन निकल रहे हैं। ठीक है, आइस से भी थर्मल रेडिएशंस निकल रहे हैं। ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देयर विल बी नो रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन है, आपको मान लो टेम्परेचर रूम का बढ़ गया, मतलब हर जगह से रूम में जितने सारे चीजें सब में से थर्मल फोटोन्स आ रहे हैं, ये फोटोन को इलेक्ट्रॉन खा के ऊपर कूदेगा। दैट फोटोन इज नथिंग बट ए स्मॉल एनर्जी पैकेट। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो एनर्जी पैकेट छोड़ रहा है ऑसिलेट करते वक्त। ठीक है, बुक 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 करके छोड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन उसको खाया तो एनर्जी उसको मिल गया। ठीक है सर, वो एनर्जी है, पार्टिकल नहीं, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, इससे पैकेट ऑफ एनर्जी। और बहुत बड़े हो जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि वो कभी पैकेट जैसे भी बिहेव करता है, जहां पर जाके टकराता है। जैसे मान लो कि कोई प्लेट रखा है, आप एक पत्थर मार दिए, प्लेट हिल जाता है, वैसे ही फोटोन आके धक्का मारेगा, वो भी हिल जाएगा, लेकिन बहुत छोटा सा ऑसिलेशन होता है उसमें, जिसको आप देख नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा फोटोन्स मारेंगे तो उसमें ऑसिलेशंस विल बी अप्रिशिएबल। ठीक है, ये मोमेंटम भी इंपार्ट करता है, कहीं धक्का देता है तो फोर्स देता है। जैसे आप मान लो कि कोई एक पाइप में पानी आ रहा है, मान लो कि वो जो क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड वाले, जैसे टैप खोलते हैं, पानी इतने जोर से बाहर की तरफ फेंकता है, यू गेट ए रिकॉइलिंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, appreciably large force. Exactly in the same way, when you switch on a torchlight, light is going forward, you are getting a recoiling force, but that force is so small that you are not able to sense it. So photons जाने से भी recoiling force मिलता है, that is called wave particle duality. वो हायर क्लास में आप पढ़ोगे। ये एनर्जी जो है वो मैटर जैसे भी बिहेव करता है, मैटर जो है एनर्जी जैसे बिहेव करता है। कौन भगवान बोल के गए ऐसे? आइंस्टाइन रिसेंट पास्ट में बोले हैं, 100 साल भी नहीं हुआ बोलने का, E = mc², अभी तक 100 इयर्स भी नहीं हुआ है। तो हर एक मास का इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी भी मास जैसे बिहेव करता है। खैर हम लोग टॉपिक से बाहर चले जाते हैं आपकी पूछने से, अगेन वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो क्या देखे हम लोग, दी रेजिस्टेंस का वेरिएशन विथ टेम्परेचर क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो थर्मल एजिटेशन। उससे क्या होता है? उससे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बदलता है। रेजिस्टिविटी बदलने से क्या होता है? रेजिस्टिविटी बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है। क्या टेम्परेचर बदलने से लेंथ और एरिया में बदलाव नहीं आता है? आता है, बट दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो आपको कोई पूछेगा टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस क्यों बदलता है, तो आप कहोगे इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी। यस, नाउ आगे। अब ये चेंज इन रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बदलता है, बात सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बदलता है कहना काफी नहीं, हमें ये भी बताना पड़ेगा कितना बदलता है, कितना टेम्परेचर बदलने से कितना बदलता है, बढ़ता है कि घटता है, बदलता है मतलब बढ़ जाता है कि रेजिस्टिविटी कि घट जाता है, वो सारा चीज हमें अभी देखना है। चलिए पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। समझेंगे सब कुछ, लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है ना वो सोचते हैं कि बोर्ड को ही उतारो और बोर्ड में जो लिखा वही पढ़ाइए। देखो इसके अलावा काफी कुछ चीज मैं बोलता हूँ, मैं जितना चीज बोलता हूँ सारा को नहीं लिखता हूँ, उनमें से जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखता हूँ, लेकिन जो नहीं लिखा वो भी जरूरत है। क्या मालूम आगे चल के आप फॉर्मूला रट के 99% 100% रख के पास करोगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यू कैन नॉट इन्वेंट एनीथिंग, यू कैन नॉट बी ए साइंटिस्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड एवरीथिंग, छोटे छोटे चीजों के पीछे। खैर, कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कम है, देयर इज लेस रेजिस्टेंस। इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस। अरे ऐसा क्यों कहते हैं? क्या कंडक्टर में क्या होता है, मान लो ये कंडक्टर है, आप कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से फेंके,
कंडक्टर में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही वीकली बंधा हुआ होता है। वीकली बंधा हुआ होता है तो ये जब इसके अंदर से जाता है, इसको धक्का मुक्का मार के भगा के जिग जैग पाथ फॉलो करके अल्टीमेटली निकल के आता है, बताए थे, है ना। तो इसको जो रेजिस्टेंस मिला इसके अंदर से पास करने में वो क्या था, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कोलिजन्स, क्योंकि एनर्जी लॉस तो नहीं हो रहा है। जिसमें बताया, मान लो मैं एक रूम में एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ के जा रहा हूँ और बहुत सारे खाली कार्टून पैकेट पड़ा हुआ है, खाली है, हल्का फुल्का कुछ नहीं। मैं अगर दौड़ के जाऊंगा तो मुझे कुछ अपोजिशन मिलेगा, क्यों? क्योंकि मुझे रास्ते में बहुत सारा कार्टून पैकेट को टकरा के जाना पड़ रहा है। लेकिन हर टकराव में मेरा कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भारी भरकम 80 किलो का आदमी हूँ। वो पैकेट तो 500 ग्राम 200 ग्राम का पैकेट है, तो टकराने से वो फेंका जाता है, मैं निकल जाता हूँ, मेरा कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। फिर भी मुझे रेजिस्टेंस मिला, कैसे मिला? बिकॉज इतने सारे टकराव मिले। जब कोई सारा पैकेट अगर बहुत हेवी पैकेट होते तो टकराने के बाद केवल वो पैकेट फेंका नहीं जाता, मैं भी अपना डायरेक्शन बदलता, क्योंकि हर टकराव में मेरा कुछ काइंड की एनर्जी लॉस हो जाता टकरा के उसके साथ, है कि नहीं। तो उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा हमें क्यों मिलेगा? एक बिकॉज ऑफ दी कोलिजन्स, दूसरा बिकॉज ऑफ दी एनर्जी लॉस इन ईच कोलिजन। समझ में आ रहा? In case of conductors, energy loss in each collision is negligibly small. Why? Because rho is very small. आप अगर कहोगे कॉपर के लिए रो का वैल्यू विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -6। आप अगर कहोगे माइका जो कि इंसुलेटर है, माइका के लिए रो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 10 to the power 6, 10 to the power 12 टाइम्स। समझ में आ रहा ना? तो कंडक्टर की केस में जो अपोजिशन मिल रहा है, इट इज नॉट मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस, इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। ये बात सबको समझ में आया? अब हम किसी एक कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ा दिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिए, ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन जा रहा था टकरा के जा रहा था। अब देखो क्या हो रहा है, फिर से इमेजिन करो, एक रूम में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं एक कोने से दौड़ के दूसरे कोने में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, रास्ते में लोगों के साथ टकराते हुए जा रहा हूँ, and the collisions are incidental। मेरे लिए मैं रास्ते में उनको टकराते हुए जा रहा हूँ, मेरे सामने जो आ रहा है उनको टकरा के जा रहा हूँ। मान लो उतने ही लोग हैं रूम में, मेरे को फिर से जाना पड़ा, लेकिन वो लोग चुपचाप खड़े नहीं है, वो सब इधर उधर भाग रहे हैं। अब मैं दौड़ के जाऊंगा तो नाउ मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी देयर और लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी देयर। मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स, पहला केस में मैं ही टकरा रहा था, अब तो कोई दूसरा भी मेरे को टकराने लगेगा। Number of collisions will increase. When you increase the temperature, all these electrons start executing thermal agitation. So the external electron passing through this material will get more number of collision or less number of collision. Obviously more number of collisions. Number of collisions बढ़ गया, तो आप क्या कहोगे? रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? Resistance will increase because resistance directly depends upon the number of collisions. समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे? In case of conductors with increase in temperature, the resistance increases। हाँ ठीक है, कंडक्टर की केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स क्या हो रहा है? इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, अब इंसुलेटर किसको कहते हैं? जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं करता है। फ्लो क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत तगड़े रिलेशन में बैठा हुआ है। बाहर का इलेक्ट्रॉन गया टकराया और ये गाना गाया, क्या? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसको जाने नहीं दिया क्योंकि कड़क कर बैठा हुआ है, ये हिला भी नहीं डुला भी नहीं, क्योंकि फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो ये टकराने के बाद अपना रास्ता भूल गया। तो ये हो गया इंसुलेटर जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि द फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। अब इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लाइक ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स ये भी हीट एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ फोटोन खाएगा तो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। जब ये हायर ऑर्बिट में जंप करेगा फिर वहां से वापस भी आएगा, ऐसे करेगा। अब देखो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब इसको यहाँ पर टकरा रहा था, इसको निकालना इसके लिए नामुमकिन था क्योंकि ये स्ट्रांगली अटैच था।
लेकिन जब ये हायर ऑर्बिट में जब कर चुका है, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, तो ये फोर्स कम हो गया है। कूलम्ब्स लॉ, फोर्स कम हो गया है। अब अगर टकराएगा तो हो सकता है इट विल नॉक इट आउट एंड करंट विल पास। तो ग्राउंड स्टेट में होते हुए इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके आगे निकलना मुश्किल था, लेकिन जब ये दूर है, धक्का देके आगे निकलना थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर होते हुए इलेक्ट्रॉन और बाहर का इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता था, जबकि यहाँ पर होते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन पार होने लगेंगे। मतलब पहले कुछ भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था, अब थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करने लगा है। आप क्या कहोगे, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है कि घट गया है? पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था, अब करंट फ्लो करने लगा है। आप क्या कहोगे, रेजिस्टेंस बढ़ गया कि घट गया? घट गया, घट गया, समझ में आ गया। तो क्या देखें हम लोग, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये बात रखना है यार, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। कंडक्टर के केस में इंक्रीज करता है, इंसुलेटर के केस में डिक्रीज करता है। ठीक है, अब बाकी रह गया सोचने के लिए कि कितना इंक्रीज करेगा या फिर कितना डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये चीज को देखना है, ये चीज को देखना है कि कितना इंक्रीज करेगा या कितना डिक्रीज करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रेजिस्टेंस को हम लोग अकाउंट करेंगे। लेकिन इतने में हम लोगों को एक चीज समझ में आ गया, अभी जो बताने जा रहा हूं आपका क्लास 10 में नहीं है, यहां तक है। तो अगर क्लास 10 के हिसाब से कोई आपको पूछेगा ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स, तो आप क्या कहोगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, यही चीज को यहां पर लिख देंगे, 10 रेजिस्टेंस। ये आपका बोर्ड का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या है मालूम, क्या है इसमें, उन लोगों को बहुत मजा आता है, बार बार पूछते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स, 10 रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, area of cross section, nature of the material, कॉपर वायर है कि अल्युमिनियम वायर है, नेचर ऑफ मटेरियल है ना, नेचर मटेरियल मतलब रो के ऊपर, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट टेम्परेचर। ध्यान रखना, जबकि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन में टेम्परेचर वाला टर्म नहीं है, हम जोड़ सकते हैं लेकिन ज्यादा क्यों सम हो जाएगा। तो ये आपका बोर्ड का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। क्या चीजें समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस कितना बदलता है। Let R1 is resistance of a wire at temperature T1. R2 is resistance at temperature T2. Suppose T2 is greater than T1. मतलब जब वो T1 टेम्परेचर में था, इसका रेजिस्टेंस R1 था। T2 टेम्परेचर में ले लिए, रेजिस्टेंस R2 बदल गया, मतलब रेजिस्टेंस बदल गया है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, R2 माइनस R1। पहले था R1, अब हो गया R2, तो चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया R2 माइनस R1। ध्यान रखो कि R2 माइनस R1 डिपेंड करता है, is proportional to original resistance and change in temperature। change in temperature के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सा चीज है, सपोज हमारे देश में
अब कुछ पॉपुलेशन है, देयर इज सम पॉपुलेशन, और 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन बढ़ गया होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल दैट इज इंक्रीज्ड हियर इन द कंट्री, कितने में, 2 साल में, और T इयर्स के बाद कितना बढ़ जाएगा वो डिपेंड करता है कितने लोग थे उनके ऊपर। अगर पहले 100 लोग थे, हो सकता है 3-4 बढ़ गया होगा। पहले मान लो 1 करोड़ थे तो पता चला 2000-3000 बढ़ गया होगा। पहले मतलब 130 करोड़ थे तो हो सकता है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बढ़ गया होगा। तो कितने लोग थे दैट विल डिसाइड कि कितना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा डिपेंड करता है कितने लोग थे और कितनी समय के बाद। 1 साल के बाद जितना बढ़ा होगा, 2 साल में और ज्यादा बढ़ा होगा, 3 साल में और ज्यादा बढ़ा होगा। So the gain in population depends upon the initial population and the time span. Similarly, the change in resistance depends upon the initial resistance and the temperature change. अगर इसको हम expand करके लिखेंगे तो R2 minus R1 will be equal to R1 alpha delta T. ये proportional sign है, ये alpha है। What is alpha? Alpha is called temperature coefficient of the material. Temperature coefficient of the material. Material का temperature coefficient के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस है। और ये मटेरियल, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग अल्फा होता है। दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, अल्फा कॉपर के लिए कुछ होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ होगा, है ना। हर जगह आपका नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे गांव में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, शहर में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, देयर इज अ डिफरेंस। गांव में सबके घर में 4-5 बच्चे, शहर में सबके घर में 1-1 बच्चे, तो पॉपुलेशन विल बी लेस राइजिंग इन द टाउनशिप अर्बन एरियाज एंड मोर राइजिंग इन द रूरल एरियाज, है ना। तो नेचर ऑफ पीपल डिसाइड कि कितना पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। सिमिलरली नेचर ऑफ द मटेरियल विल डिसाइड कि टेम्परेचर को चेंज करो तो रेजिस्टेंस कितना बदलेगा। वो कौन से नेचर, उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखो, ठीक रहेगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो पैरामीटर है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। नाउ व्हाट वी सी, ये जो अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। थोड़ा इसके लिए सोचो। अगर हम कोई कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की केस में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। फिर टेम्परेचर इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, नहीं। सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब सोचो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब डेल्टा टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। और आप जानते हो रेजिस्टेंस तो हरदम पॉजिटिव है। डेल्टा टी पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है। R2 R1 से ज्यादा है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा भी हो गया पॉजिटिव। तो कहेंगे अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। सोचिए इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, घटता है। आप लोग सुने होंगे कि हमारा जो अभी समर में बहुत सारा मतलब कहीं मार्केट प्लेस का आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। विंटर में से नहीं होता है। ऑल दिस टाइप ऑफ न्यूज़ विल हियर ओनली इन समर। शॉर्ट सर्किट होके आग लग गया, घर जल गया, दुकान जल गया, गांव जल गया। क्या होता है प्रैक्टिकली होता ये है कि जब भी हम किसी डिवाइस को पावर सप्लाई देते हैं,
हम क्या करते हैं, ये मान लो एक वायर हुआ, ये दूसरा वायर हुआ, इस वायर के ऊपर एक रबर का इंसुलेशन ऐसे रहता है ना, और इस वायर के ऊपर दूसरा रबर का इंसुलेशन ऐसे रहता है। ये दोनों वायर को लेके पावर सप्लाई देते हैं और ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। यू मस्ट हैव सीन, ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। अब ये हाथ, ये अब तो देखे होगे ना, वायर ऐसे ऐसे होके जाते हैं, ऐसे ऐसे करके वायर जाते हैं। अब उसमें क्या हुआ, ये जब टेम्परेचर बढ़ गया, ये तो वाल के साथ लगा हुआ होता है, वाल का भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो जो इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। और ये इसमें से ये वाला वायर हाई वोल्टेज का था, ये वाला वायर लो वोल्टेज का था, तो क्या हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होने के कारण इधर से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, तो रास्ते में शॉर्ट सर्किट हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दोगे तो क्या होगा, ह्यूज करंट विल फ्लो, स्पार्क विल टेक प्लेस और आग लग जाता है। समझ में आया क्या? तो इंसुलेटर की केस में विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अच्छा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस मतलब अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो R2 विल बी लेस देन R1, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव, लेकिन ये क्वांटिटी होगा नेगेटिव, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स। समझ में आ रहा है क्या? अब अगर अल्फा का फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, अल्फा क्या आ रहा है देखो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी R2 माइनस R1 बाई R1 डेल्टा टी। मैं अल्फा का यूनिट लिखना चाहता हूं, ये है ओम, ये है ओम, ओम माइनस ओम इज ओम, ओम बाई ओम तो हो गया हरिओम, रह गया क्या, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो अल्फा का टेम्परेचर क्या है, ओनली डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, इसका कोई दूसरा यूनिट नहीं है। समझ में आया क्या? तो पता चला तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल whose unit is डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। आपका स्कूल में क्लास 10 में नहीं है, लेकिन 12th में। समझ में आ गया क्या? तो अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा अलग अलग होने के कारण जब भी आपको टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरिएशन का कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उस न्यूमेरिकल में उस मटेरियल का अल्फा कितना है दिया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, ठीक। तो हम लोग देख लिए वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ये प्रणव कुमार पूछ रहे हैं कि कौन सा इंसुलेटर में रेजिस्टेंस घटता है। बेटा ऐसा है कि आपके घर में जो प्लग पॉइंट है, फेज है, न्यूट्रल है, आप एक क्या करोगे, यू टेक ए स्टिक ऑफ रबर, कोई एक प्लास्टिक का रबर का स्टिक लो, उसको इसके अंदर डालो, तो आपको करंट लगेगा क्या? करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इंसुलेटर है, डाल दिए इसके अंदर, करंट नहीं लगेगा। फिर एक कैंडल लेके उसको नीचे से गर्म करो, फिर देखोगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बहुत जोर सा झटका, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसका रेजिस्टेंस घट गया है, एंड यू विल गेट ए करंट थ्रू इट। समझ में आया? हर एक इंसुलेटर की केस में रेजिस्टेंस बदलता है, डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, जब आप कोई एक वायर खरीदते हो, सपोज ये वायर में आप जानते हो जो कॉपर है उसका रेट कितना है, कॉपर वायर तो यूज करें करंट फ्लो करने के लिए, ये इट इज रफली अराउंड 330 रुपीस पर केजी। कितना सस्ता है, इट्स नॉट मच, 330 रुपया पर केजी। और ये जो पतला सा वायर गया है 2 मीटर की वायर में, कितना कॉपर होगा उसमें, मैक्सिमम देयर विल बी सम 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ कॉपर। 10 ग्राम तो सोचो कितना दाम होना चाहिए, 10 ग्राम कॉपर का दाम बहुत ही कम होना चाहिए, मे बी समथिंग लाइक 33 पैसा ना, कितना हो रहा है 330 बाय 1000 हो गया पर ग्राम इंटू 10 ग्राम, कितना हो गया रे, कितना हो गया रे, 3.3 पैसा। तो 2 मीटर का वायर में कॉपर लगा है 330 रुपीस था क्या, हाँ रुपीस था। 2 मीटर की वायर में कॉपर कितना रुपया का आ गया, 3.3 रुपीस का। ठीक है, 3 रुपया का, लेकिन 2 मीटर का वायर आप खरीदने जाओगे 6 रुपया करके, वो आपसे करीब करीब 12 रुपया या 10 रुपया करके 20 रुपया ले लेगा। इतना ज्यादा क्यों लेता है? इसलिए कि जो आप वायर खरीदते हो उसमें 90% कॉस्ट इज फॉर द इंसुलेटर, जो आपकी काम का नहीं है, एंड 10% कॉस्ट इज ओनली फॉर द कंडक्टर।
इसलिए देखोगे जो कैटरिंग वाले होते हैं या फिर कोई पूजा वूजा में, कुंभ मेला में, दुर्गा पूजा में वगैरह में जो इलेक्ट्रिकल डेकोरेशंस करते हैं वो लोग बेयर वायर्स यूज करते हैं, क्योंकि हाइट में रहेगा, कोई तो छू नहीं सकता, उसके ऊपर कोई इंसुलेटर नहीं रहेगा, सिंपल बेयर वायर्स को यूज करते हैं जो उनको काफी सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। बेयर वायर्स, उसके ऊपर कोई खुला रहेगा, उसके ऊपर कोई इंसुलेटर नहीं रहेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई। और जितना अच्छा इंसुलेटर लोगे उतना अच्छा, उसके हिसाब से क्लास स्पेसिफिकेशन है, क्लास 1 इंसुलेटर, क्लास 2 इंसुलेटर, कौन कितना टेम्परेचर में खराब हो जाएगा उसके हिसाब से। तो हर एक इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन कितना घटेगा वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंसुलेटर के ऊपर, ठीक है। बस थोड़ा सा कुछ चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा ये चैप्टर में रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जस्ट टर्म्स ओनली। जैसे हम लोग देख लिए कि R इज इक्वल टू रो L बाई A, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। खाली ध्यान रखना, कोई बहुत ज्यादा हाथी जैसा चीज तो है नहीं। दूसरा होता है G, जिसको हम लोग लिखते हैं 1/R, जिसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, इट इज A बाय रो L। एक तो हो गया रेजिस्टिविटी, अच्छा इसका यूनिट क्या था, ओम, इसका ओम इनवर्स, क्योंकि 1/R। ये रेजिस्टिविटी यूनिट क्या था, ओम मीटर, ओम मीटर। उसका जो रेसिप्रोकल है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या है कंडक्टिविटी, इट इज 1/रो, यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया एक टर्म, तो खाली बस एक चीज बताओ, इन केस ऑफ कंडक्टर्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, बस यही सब क्वेश्चन आएगा। इन केस ऑफ कंडक्टर्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। आप जानते हो ये कंडक्टर की केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो कंडक्टेंस डिक्रीज करता है ना। इन केस ऑफ कंडक्टर्स the resistance of a material decreases, increases with increasing temperature due to increasing resistivity. In case of conductors resistivity बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो conductivity घट जाता है। For a good conductor rho is high or low, rho is low, less resistance, but sigma is high for a good conductor। तो टर्म्स को याद रखना, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और ये वैल्यूज, ठीक है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर ये सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं, सारा क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया है। ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस R वाज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। कोई एक वायर था, ये है वायर, ठीक है। ये वायर का लेंथ कितना है मालूम नहीं, एरिया कितना है मालूम नहीं, रेजिस्टेंस हाँ मालूम है, कितना, रो L बाय A। इट वाज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसको n इक्वल पार्ट में हम लोग काट दिए और सारे पार्ट को बंडल कर दिए। ये हुआ एक टुकड़ा, ये हुआ दूसरा टुकड़ा, ये हुआ तीसरा टुकड़ा, चौथा, पांचवा, सारा टुकड़ा को जोड़ दिए तो एक बंडल बन गया। नाउ हियर इज ए बंडल ऑफ वायर्स। ये बंडल ऑफ वायर का लेंथ कितना होगा, अरे n टुकड़ा किए, 2 टुकड़ा किए होते तो लेंथ L/2 होता, n टुकड़ा किए लेंथ विल बी N/n। हर एक टुकड़ा का एरिया A रहेगा। कितना ठो वायर है यहाँ पर, n ठो, तो एरिया कितना हो गया, एरिया विल बी n टाइम्स A। तो फिर इसके क्रॉस में रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉल इट R'। Here R' is equal to मेटेरियल, अगर कॉपर था काट पीट करने के बाद कॉपर ही रहेगा। रो इज गोइंग टू बी द सेम, रो इज नॉट गोइंग टू चेंज, रो विल सेम बिकॉज मेटेरियल इज सेम। रो L/n बाई एरिया की जगह Na, थोड़ा सा ढंग से देखो तो इट इज कमिंग रो L बाई, ये n भी नीचे आया, n स्क्वायर A, व्हाट इज रो L/A, it is R,
सो इट इज आर बाई एन स्क्वायर। आप लोग कर दिए, बहुत बढ़िया। आपका कोई क्रेडिट नहीं है, ये मेरा क्रेडिट है। इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि आप लोग भी कर लेते हो, ठीक है ना? हाँ, अरे नहीं, तुम लोग का भी क्रेडिट है, नहीं तो कहाँ हो पाता इतना अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, a thick bar of resistance R was cut along its length into n parts. What will be resistance of each part? बोला कि एक मोटा बार था, ये एक मोटा बार है, along the length कट किया गया है, मतलब ऐसे काटे, ऐसे कितना टुकड़ा किए हैं, n टुकड़ा किए हैं। हर एक टुकड़ा का कोई एक टुकड़ा ले लो, उस टुकड़े का लेंथ कितना होगा? मान लो इसका L था, एरिया A था, मतलब रेजिस्टेंस जो दिया है वो रो L बाई A था। अब जो टुकड़ा लिए हैं, टुकड़े का लेंथ तो L ही रहेगा, लेकिन एरिया 2 टुकड़ा किए होते तो आधा एरिया होता, 3 टुकड़ा किए होते तो A बाई 3 होता। n टुकड़ा किए हैं तो इट विल बी A बाई n, है कि नहीं? तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा इसका नया रेजिस्टेंस? इट विल बी रो L बाई A, रो L by A by N, it is coming N rho L by A, but what is rho L by A? R, so NR, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अमीशा नायक लिख चुका है, अनुभव मुंशी मार खाएगा। अच्छा ठीक लिखा है, सॉरी, अनुभव मुंशी सही लिखा है, so it will be coming out to be NR, very good। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस R was pulled till its length becomes n times। कोई एक वायर था, ये कितना लेंथ मालूम नहीं, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी मालूम नहीं, मालूम है कि रेजिस्टेंस था रो L बाय A। इसको खींच के लंबा कर दिए, इतना लंबा नहीं, इतना लंबा कर दिए, इतना लंबा कर दिए तो अब लेंथ क्या हो गया? n टाइम्स। तो जैसे हम खींच के लंबा कर देंगे, अभ्यास है कि वायर पतला हो जाएगा। एरिया कितना है? A डैश, पहले एरिया क्या था? A, तो आप क्या कहोगे? बाय स्ट्रेचिंग। अब इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया? इट इज रो NL बाय A डैश। अच्छा, बाय स्ट्रेचिंग द वायर क्या आप बता सकते हो? कोई वायर को खींच के लंबा करेंगे, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? इट्स वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? वॉल्यूम क्या होगा? यस, विल रिमेन सेम। क्यों ऐसे होगा सेम? क्योंकि बाई खींच के लंबा करने से उसका मास तो नहीं बदलने वाला। पहले अगर 50 ग्राम का था, अब भी 50 ग्राम का रहेगा। अगर कॉपर का था तो कॉपर ही रहेगा, मतलब डेंसिटी विल रिमेन सेम। फिर मास इज सेम, डेंसिटी इज सेम, वॉल्यूम विल आल्सो रिमेन सेम, बिकॉज़ डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो बाय स्ट्रेचिंग द वायर इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब A into L पहले था, एरिया into लेंथ इज इक्वल टू A डैश into NL, मतलब A डैश का वैल्यू कितना है? इट इज A by N। L तो दोनों तरफ से गया, A dash is A by N। so R dash का वैल्यू क्या था? रो NL by A dash। A dash की जगह वैल्यू डालो, रो NL by A dash की जगह A by N। N ऊपर गया, N स्क्वायर रो L by A, वो फिर क्या देता है? N स्क्वायर R, क्योंकि R का वैल्यू था रो L by A। So the new resistance becomes N square R। See the different second question। ये सिंपल है, उसमें क्या है कि दिया है कि 2 वायर है जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 है, अगर इसमें करंट पास करेगा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा? सिंपल है, इसमें जाएगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा R1, इसमें मिलेगा और कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा R2। तो आप क्या कहोगे? From the fundamental itself you say the total resistance is going to be resistance plus of the first wire plus resistance of the second wire R1 plus R2। आप कहोगे सर आप तो सीरीज कनेक्शन नहीं पढ़ाए। अरे फंडामेंटल लगाओ, फंडामेंटल लगाओ तो समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस विल बी R1 plus R2, ठीक है ना?